वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जेई, नीट और सीबीएसई में बहुत के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है और जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल से। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है और इसकी डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अगर आपको ये फ्री पीडीएफ नोट चाहिए हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो मेरी वेबसाइट chemistryedge.com में जाके आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर कई प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट्स भी हैं, उनको भी आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और काफी उसमें मटेरियल है जिसमें आप chemistryedge.com में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग चलते हैं और आज से सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल्स हमारा होता क्या है, an alcohol containing one or more hydroxyl OH group directly attached to carbon atom। ठीक है, तो कोई भी हमारा कार्बन आइटम होगा उससे हमारा अगर डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप डायरेक्टली हमारा अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल्स। ठीक है, अब एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि उसका कंपाउंड कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल्स हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो कार्बन आइटम में। ठीक है, कार्बन आइटम में इसमें डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्कोहल्स। अब अल्कोहल के क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में हम लोग आते हैं। तो अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं सबसे पहले मोनो, डाई और ट्राई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में। ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या हो गया कि जिसमें एक अल्कोहल हो, ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे हमारा C2H5OH। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरफ से इथाइल अल्कोहल है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बोलते हैं। दूसरा आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अगर जहां पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में अगर हमारे पास दो ग्रुप लगे हों तो इसको बोलते हैं हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और इसी को हम लोग अगर देखे जाए तो इसका केमिकल नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो है हमारे कार्बन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तीसरा हमारा है तीन, अगर हमारे तीन अल्कोहल लगे हुए हैं, तीन हमारे ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, यानी कि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नाम वैसे अगर देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हमारे जितने भी अल्कोहल्स या फैटी एसिड्स हैं उनको हम लोग फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा ये। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी उसकी है उस ऑफ कार्बन आइटम जो कि डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को, ये ध्यान रखना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिड OH बॉन्ड। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है कि sp3 कार्बन है हमारे पास और वो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के बॉन्ड के साथ, तो वो उसकी क्लासिफिकेशन में हमारे तीन टाइप में उसको क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा होता है हमारा टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का मतलब यह होता है कि जहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है सिर्फ एक कार्बन आइटम से। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारा अटैच है एक कार्बन आइटम से अटैच है और यहाँ पर भी एक कार्बन हमारा होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा प्राइमरी कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन आइटम हमारा अटैच होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये है कि जैसे हमारा OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच है वो हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है और दो हमारे कार्बन आइटम के साथ अटैच है। ठीक है, सेम वही हमारा अगर टर्शियरी में उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, OH ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है फिर से, और वो हमारा क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है, मतलब तीन कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और तीसरी जगह भी कार्बन होगा। ठीक है,
इसको हम तीन तरह में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट आता है एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल। ये बहुत पूछा जाता है कि एलाइलिक अल्कोहल बता दो और विनाइलिक अल्कोहल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एडिशन टू C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। ठीक है, जहां पर OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप हमारा ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके बगल में हमारा एडिशन मतलब पड़ोस में हमारा क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम इसमें प्राइमरी की बात करेंगे तो हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके बगल में क्या है, sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये हमारा CH2 sp3 हाइब्रिड है और इसके बगल में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है हमारा पूरी तरह से C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अगर इसी का हम सेकेंडरी बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये हमारा OH है, इसके साथ वाला जो कार्बन आइटम है वो अब दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कार्बन आइटम है C वाला, ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है C के साथ और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है C के साथ, और ये क्या है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ में लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम टर्शरी के बारे में बात करेंगे तो टर्शरी में क्या है कि ये हमारा अल्कोहल बना हुआ है, इसके साथ लगा हुआ जो हमारा कार्बन आइटम है वो sp3 है और इसमें क्या है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके बगल में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एल्कीन लगा हुआ है इधर से, तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी एलाइलिक O। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। दूसरा आते हैं हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। ठीक है, अगर sp2OH बॉन्ड हो हमारा तो कैसे हमारा इसको क्लासिफाई करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें डायरेक्टली हमारा जो OH ग्रुप है डायरेक्टली हमारा अटैच हो जाएगा sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ। मतलब यहाँ पर कोई sp3 हाइब्रिड कार्बन बीच में नहीं होगा, जो OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा हमारा C डबल बॉन्ड C के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आता है पूछने में कि एलाइलिक या विनाइलिक में हमारा कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका आंसर है कि हमारा जो है एलाइलिक जो हमारा विनाइलिक हमारा अल्कोहल है, ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कंजुगेशन की प्रॉपर्टी हो रही है, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा और इसके ऊपर एक हमारा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, H+ निकल गया तो O-। ठीक है, तो यहाँ पर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, डबल बॉन्ड यानी कि पाई सिग्मा और एक माइनस। ठीक है, तो पाई सिग्मा एक माइनस ये हमारी कंजुगेशन की प्रॉपर्टी होती है। कंजुगेशन जहां पर होगा वहां पर कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, तो विनाइलिक अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक अल्कोहल ड्यू टू कंजुगेशन। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स के बारे में। तो ईथर्स के बारे में देखेंगे तो सिंपल और सिमेट्रिक ईथर क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम जब 20 से काटें तो हमारा इधर भी हमारा बराबर है, इधर भी बराबर है, तो मतलब हमारा ये सिमेट्रिक अल्कोहल है और इसका नाम भी एक तरफ से दो हो सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। अगर हम अनसिमेट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा C2H5 है, इसके यानी कि हमारा जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिक है। ठीक है, तो ईथर के केस में हमारा कंपाउंड अनसिमेट्रिक है। अब इसके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल के डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, अल्कोहल डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अल्कोहल के कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कंपाउंड जो है पहला होता है वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा ये बन रहा है, ये हमारा एक तरह से सेकेंडरी अल्कोहल होता है। इसका नाम याद रखना है आपको, CH3 CHOH और यहाँ पर लगा है CH3। ठीक है, दूसरा जैसा हमने बता ही दिया कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल में CH2OH ये हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, सेम वही CH2OH CHOH CH2OH इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। ठीक है, 3 अल्कोहल ग्रुप हमारे लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह अगर हम लोग थोड़ा सा एरोमेटिक में जाएंगे अल्कोहल में, तो सबसे जो प्राइमरी हमारा अल्कोहल होता है जिसका नाम है फिनॉल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हमारा OH लगा दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग फिनॉल। दूसरा हमारा आता है क्रिसॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर हमारा ये OH ग्रुप है यानी कि फिनॉल है, यहाँ पर हम लोग एक CH3 यहाँ पर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं O क्रिसॉल। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें OH ग्रुप अगर हम साथ, 2 OH ग्रुप अगर हम साथ में लगाएं तो अगर अगल बगल लगा है मतलब फंक्शनल ग्रुप और साथ में उसके बगल में लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग कैटिकॉल। ठीक है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। अगर मान लो हम लोग मेटा पोजीशन पे लगाया है तो इसको बोलेंगे रेजोफिनॉल। ठीक है,
रेजोसिनॉल बोलेंगे इसको हम लोग, अगर हमारा ये मेटा पोजीशन पे लगा है, और अगर हमारा पैरा पोजीशन पे लगा है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्वाइनोन या फिर क्वाइनोल। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है क्या है, CRH। ठीक है, CRH। ठीक है, कैटिकॉल ऑर्थो पे, फिर हमारा आता है मेटा, फिर हमारा आता है पैरा। तो याद करने का तरीका सिंपल से याद रखना है आपको, CR और H। ठीक है, ये बस CRH याद रखो। ठीक है, ये थोड़ा सा फंडा हो गया याद करने का। अब इसके बाद ये तो पूरी कहानी हो गई क्लासिफिकेशन की। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे, CH3OH, यानी कि यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, दूसरा हमारा फिनॉल है, तीसरा हमारा ईथर है। अब इनकी स्ट्रक्चर में हमारे बॉन्ड्स की जो लेंथ है या एंगल कितना होता है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम देखें तो CH3OH ये हमारा बहुत प्राइमरी जो हमारा अल्कोहल है उसको हम लोग देखेंगे मिथेनॉल में, और इसके बीच में C और H के बीच में हमारा क्या होता है, 108 डिग्री 108.9 डिग्री हमारा इसके बीच का एंगल होता है। ठीक है, कार्बन और H के बीच में। अगर हम और बढ़ेंगे तो फिनॉल में तो हमारा जो कार्बन और हमारा जो H है इसके बीच का एंगल है 109 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ ही हम लोग ईथर के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये कार्बन और ये कार्बन इनके बीच का एंगल जो होता है वो होता है 117.7 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एंगल की अगर हम बात करें तो ईथर्स में सबसे ज्यादा हमारा एंगल्स होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। 4 मेथड्स हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, डिफरेंट तरह के 4 मेथड, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन से हमें अगर देखना है तो एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एल्कीन का मेथड प्रिपरेशन बहुत इजी है। पहला है हमारा बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें देखो अगर हमारे पास कोई एल्कीन है उसको हम लोग जब OH ग्रुप के साथ लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, H+। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल यहाँ पर क्या होगा, C और C के बीच हमारा पोलर बॉन्ड है, एक प्लस में जाएगा एक माइनस में जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, H+ एक निकलेगा और यहाँ से हमारा OH और माइनस निकलेगा। तो OH- यहाँ पर सीधा हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। ठीक है, कार्बोकैटायन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और सिंपली हमारा कंपाउंड बनेगा एल्कोहल। लेकिन अगर मान लो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि जो OH- उस कार्बन के उस OH- उसके पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम CH के पास है, तो यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यही मार्कोनिकॉफ रूल हमारा होता है। ठीक है, अब इसकी बात आते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। स्टेप पर रिएक्शन में सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, सेम वही कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, C+ बनेगा या हमारा माइनस में बनेगा। इधर ये C+ में हो सकता है या इसमें C+ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे क्या करेंगे, ये टूटेंगे। ठीक है, और फाइनली जाके हमारा क्या होगा, यहाँ पर जाके एक प्लस साइन लगेगा और यहाँ पर हमारा H ग्रुप लगेगा। ये इसकी एक वैलेंसी सेट फ्री हमारी फ्री हो जाएंगे। स्टेप 2 में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा H2 है, वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बनेगा CH और CO बॉन्ड और OH बॉन्ड हमारा। ठीक है, तो ये हमारा H2 यहाँ जाके हमारा सबसे दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग स्टेप 3 रिएक्शन में, डीप्रोटोनेशन होगा टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सीधे से यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल आएगा और फिर एक मोल ऑफ वाटर के साथ H+ बना के H3O+ बना लेगा और यहाँ पर जाके हमारा अल्कोहल हो जाएगा। तो 3 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले हमारा क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरा हमारा कार्बोकैटायन पर अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हमारा H+ निकल रहा है, जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल बना है वहां से हमारा H+ निकल रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारी रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा सेम वही हमारी एल्कीन यूज होती है और ये हमारा होता है B2S6। ठीक है, ये हमारा B2S6 हमारा कंपाउंड होता है क्योंकि इसको हमने इस तरह से लिखा है HBH2। ठीक है, तो हमारा कुछ यहाँ से कंपाउंड हमारा बनता है और फाइनली जाके यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल हमारा बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जब हमारा इस पे BH2 का यहाँ पर अटैक होगा तो ये जो हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है, सीधी सी बात है टूटेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ से एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है,
यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी तो H जो है ये वाला यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा और ये BH2 हमारा जाके है यहाँ पर फिट हो जाएगा इन दोनों पे, क्योंकि इनकी वैलेंसी हमारी क्या हुई है, लूज हुई है, सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर एक H हमारा यहाँ जाके फिट होगा और एक BH2 यहाँ जाके फिट होगा। सेम है ये दूसरा मोल हम लोग लेंगे CH3 CH2 के साथ, तो हमारा क्या होगा, सेम वही कंपाउंड हमारा बनेगा और यहाँ पर क्या है BH2 की BH की वैलेंसी एक हमारी कम हो जाएगी और फिर से हम इसको 3 मोल तीसरा मोल लेंगे तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा और फाइनली जाके हम लोग H2O की हाइड्रोलिसिस कराएंगे और हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसमें ध्यान वाली बात यह है कि यहाँ पर इसमें मैक्सिमम कंडीशन में हमारा गुड लीड होती है फॉर प्राइमरी अल्कोहल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है तीसरी रिएक्शन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड है उनसे अगर हम लोग बनाए तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के हम लोग अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमारा बनता है अल्कोहल। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड की रिडक्शन कराएंगे H2PD के साथ तो हमारा क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। और हम लोग कीटोन की अगर रिडक्शन कराएंगे NaBH4 के साथ तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को बनाने के लिए हम लोग रिडक्शन कराते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। ठीक है, दूसरा हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड से हो सकता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले एसिड्स हैं उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 को हम लोग डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन करते हैं और बाद में हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनली हमारा क्या है, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसके बाद ईस्टर से बनाने का मेथड भी है, तो ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास ROH है, RCOH है, एसिड है हमारे पास, इसको हम लोग जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ईस्टर बनेगा और ईस्टर को फिर फाइनली हम जाके H2 और कैटलिस्ट के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा दो डिफरेंट टाइप के हमारे अल्कोहल्स बन रहे हैं। ठीक है, एसिड लिया, एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाया तो हमारा ईस्टरिफिकेशन हुआ, RCOH बना और बाद में जब कैटलिस्ट किया H2 के साथ तो हमारा बना अल्कोहल। दो हमारे अलग अलग फॉर्म ऑफ अल्कोहल बन गए। चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम गिगनार रिएजेंट। ठीक है, गिगनार रिएजेंट से अगर हम कैसे बनाते हैं तो बनाने का तरीका CO बॉन्ड के साथ है। ठीक है, तो गिगनार रिएजेंट के साथ अगर हमें बनाना है तो हमारा कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको हम RMgX के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, RMgX हमारा होता है गिगनार रिएजेंट। ठीक है, तो RMgX को जब रिएक्ट कराते हैं तो ये CO बॉन्ड हमारा क्या है, पोलर बॉन्ड है। ये पोलर बॉन्ड है तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा ये कार्बन से और ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या है, जो R है वो हमारा सब्स्टिट्यूट होगा R के साथ और O माइनस हमारा बनेगा और जो अटैच करेगा हमारा MgX प्लस। फिर फाइनली हमारी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस में हमारा क्या होगा कि MgIOH हमारा अलग चला जाएगा या MgXOH हमारा अलग चला जाएगा और फाइनली हमारा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे ये कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है। इसकी ट्रिक अभी मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारी मैकेनिज्म होती है। पहले हमारा क्या होता है, CO बॉन्ड पोलर है तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ से कार्बोकैटायन बनेगा जहां पर जाके हमारा R माइनस, ये R माइनस और MgX प्लस हमारा जो कटेगा तो R माइनस हमारा यहाँ पर अटैच होगा कार्बोकैटायन में और यहाँ पर O माइनस MgX बनेगा और बाद में से हाइड्रेस होने के बाद यहाँ पर अल्कोहल्स बनेंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि बस ये याद रखना है कि अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है और RMgX के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो उसको तो हमारा बनेगा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल। इसको बिल्कुल याद रखो, फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट कराएंगे RMgX के साथ तो हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी हम लोग दुनिया का एल्डिहाइड ले लेंगे उसको जब RMgX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और तीसरा आते हैं हमारा कीटोन्स के साथ, कीटोन को जब रिएक्ट कराएंगे RMgX के साथ तो हमारा बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, कीटोन को जब हम RMgX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। ठीक है, फिनॉल्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके 4 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फिनॉल को हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, फिनॉल का एक जो हमारा बेसिक नाम है, जनरल नेम है, उसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलो एरेन्स। ठीक है, हेलो एरेन्स से हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास ये हेलो एरेन्स है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ एट अ टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 ATM के साथ तो हमारा क्या है कि Cl जो हमारे हेलोजेंस होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली लीव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टूटेगा क्या, यहाँ पर NaOH बनेगा तो यहाँ से H यहाँ से निकलेगा
और ONA प्लस यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से Cl निकलेगा, ONA यहाँ पर अटैच होगा और HCl हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ से हमारा सॉल्ट बनेगा, फिर हम उसको HCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Na HCl के साथ NaCl बना लेगा और H हमारा क्या है, यहाँ पर जाके अटैच होने के बाद यहाँ पर बनेगा फिनॉल। ठीक है। दूसरा आते हैं, सेम हमारा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसमें हमारे पास जैसे बेंजीन है उसको जब हम ओलियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ओलियम के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे तो ओलियम होता है H2SO7, उसको हम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर जो SO3H हमारा यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर फाइनली बेंजीन पर जाके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके बाद जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे NaOH और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ के साथ तो हमारा Na2SO4 हमारा साथ में बनेगा और फाइनली हमारा जो OH है ग्रुप है, OH- जो यहाँ से आया हुआ है वो फाइनली जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर और हमारा फाइनली बनता है फिनॉल। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हमारा है और चौथा वाला भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे हमने एमीन से पढ़ा था कि जब एनिलीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तो हमारा क्या बनता है, एक हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है N2Cl। ठीक है, जब हम इसको वार्म कराते हैं H2O और के साथ थोड़ी सी हीट देते हैं तो यहाँ से हमारा OH- आयंस हमारे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और Na2Cl ये हमारा सॉल्ट है और Na हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 यहाँ से निकलेगा और OH- जो हमारा वाटर से आया है वो यहाँ पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और N2 गैस हमारी यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट से हम लोग इसको बना सकते हैं फिनॉल को। और चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेमस हमारा जो है मेथड है वो है क्यूमीन से। ठीक है, तो क्यूमीन हमारा होता है CH3CH और इसके साथ हमारा ये बेंजीन ग्रुप लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन। जब इसको O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, ये O2 के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा H के साथ हमारा डबल बॉन्ड O हमारा यहाँ पर लगेगा, बाकी का हमारा CH3CH3 से हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हमारा साथ में यहाँ पर H के साथ लगेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इसके बाद जाके हमारा H+ और H2O के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या होगा, CH3CH, अब इसको ध्यान से देखना, CH3 ये CH3 और ये CO ये हमारा एसीटोन निकल जाएगा और ये OH हमारा यहाँ पर जाके फाइनली सब्स्टिट्यूट होगा और इसको हम लोग बोलेंगे फिनॉल। यहाँ पर हमारा बन रहा है, साथ में हमारे साथ इसके साथ बनेगा एसीटोन। ये बहुत ही ज्यादा फेमस और इसी मेथड से, क्यूमीन के मेथड से हम लोग वैसे फिनॉल को बनाते हैं और साथ में हमारा बनता है एंड प्रोडक्ट में हमारा एसीटोन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल के बहुत ही इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कार्बन चेन की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स हमारे are generally higher than other class of compound due to intermolecular hydrogen bonding होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्कोहल और फिनॉल से हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्केन या फिर अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड में। ठीक है, तीसरी चीज होती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल की हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है जैसे हम लोग एल्काइल और अराइल ग्रुप हम लोग जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जैसे हमारी घटती जाएगी जैसे जैसे हमारा साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप यानी कि हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी बनता जाएगा तो हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी पानी में। ठीक है, तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इनको आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का। इसके बाद आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो दोनों ही हमारे न्यूक्लियोफिलिक दोनों के साथ ही हम लोग ये रिएक्ट करते हैं, फिनॉल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के साथ ही हमारे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारी आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि CO बॉन्ड हमारा कैसे टूटेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले CO बॉन्ड को देखना है, तो CO बॉन्ड का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड के बीच का बॉन्ड हमारा यहाँ से टूट रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी हमारी रिएक्शन इसमें होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड्स है और इसी को हम लोग ये डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है प्राइमरी सेकेंडरी और अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। तो बेसिकली हमारी जो रिएक्शन होती है वो हमारी ये होती है कि ये हमारा कोई अल्कोहल है, जब उसको रिएक्ट कराएंगे HH के साथ तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, X माइनस जो है हमारा OH को रिप्लेस करेगा और ये बनेगा RX। ठीक है, और साथ में हमारा बनेगा H2O। अब इसमें लुकास टेस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है।
लुकास रिएजेंट बेसिकली होता है क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों के कंबाइंड मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब इसकी बात आते हैं हम लोग टेस्ट के बारे में देखेंगे बेटा। ठीक है, टेस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमारे पास लुकास रिएजेंट हुआ, ठीक है, लुकास रिएजेंट हुआ और उसको हम लोग किसी कंपाउंड के साथ मान लो मिला देते हैं, कोई कंपाउंड अननोन कंपाउंड है हमारे पास, उसको हम मिलाते हैं तो मान लेते हैं तुरंत हमारी टर्बिडिटी बन जाती है। ठीक है, टर्बिडिटी बन जाती है यानी कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे बनने लगेंगे, तो उसको हम लोग अगर तुरंत बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जो कंपाउंड हमारे पास है उसमें हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक है, सेम वही अगर लुकास रिएजेंट है हमारे पास और हम लोग कंपाउंड ले कोई और हमारी जो टर्बिडिटी है वो 10 मिनट में बने, ठीक है, 10 मिनट में बने, तो हमारा क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसमें हमारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है लुकास रिएजेंट हमारा लिया है, उसको हम लोग कंपाउंड के साथ मिलाएंगे तो हमारी कोई भी टर्बिडिटी ना बने। ठीक है, कोई भी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड नीचे डिपॉजिट ना हो हमारे टेस्ट ट्यूब में, या फिर टर्बिडिटी हमारी बने तो कुछ हीट करने के बाद, तो हमारा बोलेंगे हम लोग इसको प्राइमरी अल्कोहल बना है, हमारा जो कंपाउंड है उसमें हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है लुकास टेस्ट, जिसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ लुकास रिएजेंट्स। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे H2SO4 और 443 केल्विन के साथ तो हमारी एल्कीन बनती है। ठीक है, इसमें ये याद रखना कि इसमें हमें ज्यादा जो है टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे तो सेकेंडरी हमारे पास अल्कोहल है 85% H3PO4 और 440 केल्विन के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा फिर से एल्कीन बनेगा। सेम यही है टर्शियरी अल्कोहल को, जो हम 20% ऑफ H3PO3 यानी कि 358 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर अब कम हो गया है, ठीक है, तो उसके साथ फिर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर फिर से हमारा एल्कीन बन रहा है डिहाइड्रेशन में। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जब हम कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में हमें हमेशा एल्कीन मिलेगा, लेकिन हमारा जो ईज होगा वो सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्कोहल के लिए होगा, मतलब इजीली हमारी जो डिहाइड्रेशन होगा वो टर्शियरी अल्कोहल में होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर हमें कम देना पड़ रहा है और इजीली डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है, माइल्ड कंडीशन हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे तो हमें इस प्रोसेस के लिए सीवियर कंडीशन की जरूरत होगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग मैकेनिज्म में, हमारी तीन तरह की मैकेनिज्म होती है, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और तीसरा होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही आप लोग याद रखिए कि ईज ऑफ हाइड्रेशन में हमारे क्या क्या बनते हैं, और ईज ऑफ हाइड्रेशन का ये हमारा जो ऑर्डर है ये बहुत पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन होगा, तो इजिली हाइड्रेट हमारा होता है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कैटेलिक डिहाइड्रोजनेशन में। ठीक है, कैटेलिक डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटेलिक डिहाइड्रोजन में अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसको हम कॉपर और 573 केल्विन के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल अगर हमारे पास है कॉपर के साथ सेम वही है, 573 केल्विन के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, एक तरफ से हमारा देखा जाए तो कीटोन बन रहा है। और टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो उसको हम कॉपर 573 केल्विन के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कैटेलिक डिहाइड्रेशन में बस एक बार याद रखो कॉपर और 573 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर सबके लिए यूज होगा। प्राइमरी में हमारा बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी में हमारा बनेगा कीटोन और टर्शियरी में हमारा बनेगा एल्कीन। ठीक है, हमारी एल्कीन बनती है। अब डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में कभी भी पूछ लिया जाता है तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है, जब हम लोग मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जो हमारा मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। अब दूसरा हमारा आता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अभी तक हम लोग बात की थी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल्स। ठीक है, एल्कोहल्स और फिनॉल की एसिडिटी के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल के लिए हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आती है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, मेटल के साथ हमारे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है ROH, हमारा जो अल्कोहल है उसको जो हम लोग डायरेक्टली मिलाते हैं 2Na के साथ, मतलब यानी कि डायरेक्टली हम लोग सोडियम के साथ मिलाएंगे तो RONA बनता है, यानी कि ये जो बॉन्ड हमारा है ये हमारा टूट रहा है, यहाँ से हमारा H+ निकल जाएगा और RO- हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो RO- बचेगा और Na+ यहाँ पर जाके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और H2 गैस हमारी निकल जाएगी। ठीक है, सेम यही अगर हम अल्कोहल की जगह फिनॉल की तरह करें तो हमारा 2 मोल ऑफ फिनॉल हम लोग यहाँ पर लेंगे और 2 मोल ऑफ Na लेंगे, तो H+ में OH बॉन्ड यहाँ पर हमारा टूट रहा है तो H+ हमारा निकलेगा और हमारा O- यहाँ पर आएगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और जो Na जो हमारा है वो Na के O के साथ जाके अटैच होके हमारा ये सॉल्ट बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड।
ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी। तो देखा गया कि ये दोनों जो हमारे अल्कोहल और फिनॉल कुछ इस टाइप के हमारे रिएक्शन देते हैं विथ मेटल के साथ, ठीक है। तो इसी के इन्हीं नेचर के कारण, अबव रिएक्शन के कारण हम लोगों ने ये पाया कि इनकी जो हमारी रिएक्शन, इनके जो हमारे नेचर होते हैं वो जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जैसे हमको पता है कि एसिड को हम बेस के साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, कंजुगेट एसिड बनता है और कंजुगेट बेस मिलता है, ये हमने आयनिक क्रिया में पढ़ रखा है। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर का है, वो है हमारा एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स का ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन हमारा ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा हमारा एसिडिक है, कौन ज्यादा हमारा बेसिक है। सबसे पहले एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है हमको कि अल्कोहल की जो एसिडिटी होगी वो होगी पोलर नेचर ऑफ OH माइनस, कि OH ग्रुप के जो हमारा OH बॉन्ड का हाइड्रोक्सिल जो बॉन्ड है उसका पोलर नेचर के कारण हमारी जो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल होगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसकी पोलरिटी को कम करेगा, ठीक है। OH की पोलरिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर O के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करती है कि पोलरिटी ऑफ OH माइनस ग्रुप बॉन्ड को कम करेगी, तो क्या होगा, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी घटेगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। सेम यही अगर एसिडिक ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो सबसे ज्यादा हमारा जो होता है ऑर्डर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी की हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की होती है, फिर जाके हमारी टर्शरी की होती है, ठीक है। अब प्राइमरी की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लगा है R, ठीक है। R हमारे पास एक लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये RCH2 भी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं मिलके, ये दोनों क्या है मिलके हमारे क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ को, हमारे OH बॉन्ड की पोलरिटी को हमारे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो, पोलरिटी हमारी घट रही है। सेम यही अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर हमारा ये R, ये दूसरा R और ये C, ये तीनों मिलके हमारे क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलके हमारे OH की पोलरिटी को और कम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा इसमें पोलरिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। और यहाँ पर तो और भी ज्यादा अलग कहानी है, यहाँ पर ये R, ये R, ये R मिलके C की हमारे इलेक्ट्रॉन की और डेंसिटी को हमारा बढ़ाएगा, तो OH की पोलरिटी कम होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा एसिडिक ऑर्डर देखा जाए तो प्राइमरी का होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और लास्ट में हमारा टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि जो हमारे कार्बन के ग्रुप होते हैं वो हमारे बहुत ही ज्यादा पोलर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बारे में बात करें, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइज कम होगा लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ग्रुप। फिनॉल इज हमारा जो sp2 हाइब्रिड कार्बन आइटम है जो हमारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये हमारे क्या है 5 डिफरेंट तरह के हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे फिनॉल्स के, ठीक है। फिनॉल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बस यहाँ से ये याद रखो कि जो हमारा एसिडिक ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर हमारा ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने अभी बताया था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये पता है कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें ऑर्थो और पैरा पे हमारा रेजोनेंस होता है, मेटा पे हमारा रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़ती है, मेटा पे नहीं आती है, ठीक है। तो अगर हम एसिडिक ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा होता है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक होता है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, फिर हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल होता है। नाइट्रो क्यों होता है, नाइट्रो हमारा एक तरफ से देखा जाए तो नाइट्रो जो हमारा होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा धीरे धीरे हमारी कम कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो लेकिन पैरा पे अगर देखा जाए तो पैरा पे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, तो कम करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। सेम वही ऑर्थो पे हमारा कम करता है लेकिन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू पैरा कम करेगा, और मेटा पे तो हमारा और होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा मेटा में सबसे लीस्ट होगी, ठीक है। इसी की तरह अगर हम फिनॉल की देखेंगे तो फिनॉल की हमारे पास सबसे कम है, और लास्ट में हमारा अगर हम बात करें तो ऑर्थोफिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल की हमारी ये एसिडिक ऑर्डर आता है। तो फाइनल जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, फिर इसके बाद हमारा आता है मेटा क्रिसॉल, फिर आता है ऑर्थोक्रिसॉल,
ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक एसिडिक ऑर्डर होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पर COH और OH ग्रुप आसार लगे हैं तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं CH3CO के साथ तो हमारा बनता है एसिटाइल सैलिसिलेट, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी दवाई है जिसको बोलते हैं एस्पिरिन। ये तब कब बनती है, जब हम लोग सैलिसिलिक एसिड का जब हम लोग एस्टाइलेशन करते हैं तो हमारा बनता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन को हम लोग इसको एस्पिरिन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, हमारी फिनॉल्स की कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा नाइट्रेशन। ठीक है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट है डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूटेड HNO3 हम लेते हैं तो हमारा NO2 प्लस जो हमारा नाइट्रोनियम आयन है वो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो OH जो हमारा है एक तरफ से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो पोजीशन पे एक नाइट्रो लगेगा और एक हमारा लगेगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारा बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनेगा हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमारा, इसको हमने दे दिया फर्स्ट कंपाउंड और इसको हमने दे दिया सेकेंड कंपाउंड। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात देखिए, फर्स्ट और सेकेंड जो है उनको हम लोग सेपरेट करेंगे बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक का बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अभी नीचे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका ज्यादा है। तो अगर हम देखेंगे कंपाउंड को तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में हम लोग सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन से। अब इसमें देखो फर्स्ट हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला वाला है वो हमारा ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन OH एंड NO2। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमारा पहला वाला यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारा ज्यादा वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की तो हमारा सेकंड वाला जो है वो यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसमें क्या है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होते हैं स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फोर्स। ठीक है, तो पहला वाला जो है हमारा ज्यादा वोलेटाइल होगा और दूसरा वाला हमारा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। इसके बाद आते हैं फिनॉल को जब हम रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, अभी तक हमने किसके साथ रिएक्ट कराएगा अनडाइल्यूटेड HNO3 के साथ। जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तीनों पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा, OH यहाँ पर NO2 यहाँ पर NO2 और लास्ट में NO2, तो हमारा फाइनली बनेगा 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड बोलेंगे। सेकेंड आते हैं हमारा हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, जब हम फिनॉल की हेलोजिनेशन करते हैं तो जब फिनॉल की हम हेलोजिनेशन करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एट अ टेंपरेचर ऑफ 273 केल्विन के साथ। तो हमारा सबसे पहले एक तो कंपाउंड बनेगा माइनर कंपाउंड में और एक हमारा बनता है मेजर कंपाउंड। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल हमारा बनता है मेजर में और पैरा जो हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल हमारा बनेगा मेजर में और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा हमारा बनेगा हमारा माइनर में। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम Br2 को डायरेक्टली हम लोग मिला देंगे CH3 कार्बन डाइसल्फाइड हम लोग नहीं रिएक्ट कराएंगे मिलाएंगे तो हमारा डायरेक्टली बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा और इसी की हमारी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है। ये दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज्यादा पूछी जाती हैं। तो फिनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ CCS2 के साथ तो CH2 के साथ तो हमारा बनेगा ऑर्थो और पैरा अलग अलग दो कंपाउंड बनेंगे, लेकिन हम सिर्फ Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा सिर्फ एक कंपाउंड जो कि हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा और कंपाउंड का नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, बहुत पूछी जाती है कि कोलबेज रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमारा जो फिनॉल होता है उसको जब हम लोग मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH के साथ तो हमारा क्या है यहाँ पर पोलर बॉन्ड बनेगा तो OH के बीच के जो बॉन्ड है वो हमारा टूटेगा, H+ हमारा यहाँ से निकलेगा और Na+ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर हमारा क्या बनेगा एक तरफ से सॉल्ट बनेगा। जब आगे हम उसको जब रिएक्ट कराते हैं कार्बन CO2 के साथ और H+ के साथ हम लोग इसको एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारा क्या होगा Na2CO3 हमारा निकलता है और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो फाइनली सैलिसिलिक एसिड हमारा इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड होता है और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। अब इसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला हमारा रिएक्शन, उसको बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, RTR रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन।
तो बेसिकली होता क्या है कि रीमर टीमर रिएक्शन में हम फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे CaCl3 और एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, CaCl3 और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, पहले इंटरमीडिएट बनेगा और फाइनली हमारा जाके बनता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पोजीशन पे और बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CHO ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है बेंजीन रिंग में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फिनॉल है उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे CaCl3 के साथ, तो एक्वस CaCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaCl2, ये हमारा डाई क्लोरोकार्बिन हमारा बनता है, डाई क्लोरोकार्बिन हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है और यहाँ पर जाके ऑर्थो पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूट होगा। फिर हमारे क्या होगा, अंदर ही हमारा धीरे धीरे Cl हमारा आयन निकलता जाएगा धीरे धीरे NaOH के साथ रिएक्ट कराने पर, तो हमारे और फाइनली एंड लास्ट में हमारा आता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से हमारी रिएक्शन होती है। इंटरमीडिएट बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना, इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से हमारा होता है O- और CaCl2 हमारा यहाँ लगा होगा बेंजीन के साथ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद जिंक डस्ट के साथ। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक डस्ट को जब हम फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं Zn के साथ और साथ में हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है बेंजीन, ठीक है, हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन बन रहा है और ZnO के साथ बनेगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को अगर हम बनाना हो फिनॉल से तो ये रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है, जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं फिनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो हमारा बनता है बेंजोक्विनोन, ठीक है, बेंजोक्विनोन, यानी कि यहाँ पर भी एक O ग्रुप आएगा CO ग्रुप और यहाँ पर भी एक CO ग्रुप आएगा। तो फिनॉल की ऑक्सीडेशन करने पर हमको मिलता है बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एल्कोहल हैं, ये छोटा सा पार्ट है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आता है मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल को हम लोग वुड स्प्लिट बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के साथ हम लोग इसको बनाते हैं। इसको हम लोग also obtained by catalytic hydrogenation of carbon monoxide, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की कैटलिक हाइड्रोजनेशन से भी हम लोग बना सकते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो होगा ZnO और Cr2O3, ठीक है। तो जब CO को जब रिएक्ट कराएंगे 2H2O के साथ, तो ZnO और Cr2O3 के साथ हम लोग हीट करेंगे एट टेम्परेचर ऑफ 573 से 673 केल्विन, और जो हमारा प्रेशर होगा वो होगा 200 से 300 atm, और फाइनली जाके हमारा ये बन जाता है CH3OH, ठीक है, मिथनॉल बन जाएगा। इसी तरह हमारा इथेनॉल के बारे में बात करेंगे तो ये आ रहा है ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। फर्मेंटेशन यानी कि बैक्टीरिया के साथ हम लोग इसको ट्रीट कराते हैं और हमारा जो इसमें बायोकेमिकल कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा जो ग्लूकोज है उसको जब हम रिएक्ट कराएंगे H2 के साथ, तो हमें पता है कि इन्वर्टास हमारा, पहले तो इन्वर्टास हमारा ऐसा बायोकेमिकल कैटलिस्ट जरा यूज करते हैं। तो पहले हमारा बनेगा ग्लूकोज और साथ में हमारा इक्वल मोल ऑफ फ्रक्टोज, इक्वल मोल ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर फाइनली क्या किया, हम लोग ग्लूकोज को जब रिएक्ट कराते हैं जाइमेज के साथ, तो हमारा क्या बना है, इथाइल अल्कोहल बनता है और हमारा 2 मोल ऑफ CO2 गैस बनती है। तो हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल हमारा क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होगा यूज फॉर इन सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा हमारा होता है कमर्शियल अल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद कॉपर सल्फेट और पायरीडीन के साथ, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। हमारा जो कमर्शियल अल्कोहल है, कमर्शियल अल्कोहल जो हमारा यूज नहीं कर सकते हम लोग ड्रिंकिंग के लिए, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, मिक्स करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ और पायरीडीन के साथ, और इसी को बोलते हैं हम लोग डीनेचर्ड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारी थी अल्कोहल और फिनॉल के बारे में छोटी सी बात। अब हम लोग देखते हैं ईथर्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ईथर्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में हमारा सबसे पहले 2 मेथड्स हैं, और पहला हमारा मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। जब अल्कोहल को जब डिहाइड्रेट करते हैं तो उसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हमारा उसमें H2SO4 कैटलिस्ट कौन सा लेना है और टेम्परेचर कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, अगर हम लोग अल्कोहल को लें, प्राइमरी अल्कोहल को लें H2SO4 के प्रेजेंस में और हमारा टेम्परेचर हो 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यानी कि 413 डिग्री सेल्सियस पे ले लेते हैं, सॉरी केल्विन पे ले लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, C2H5O C2H5, ठीक है, यानी कि डाई इथाइल ईथर बनेगा।
यानी कि टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें H2SO4 के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, ईथर ही बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हमारा मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीनेशन होगा। H+ हमारा क्या है, हमारा पानी से आया हुआ है, और क्या होगा CH3O, यहाँ पर H+ हमारा डायरेक्ट लगेगा और O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये हमारा जो अल्कोहल है, हमारा अल्कोहल CH3CH2OH, इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे, इसके अगेन फिर से जो हमारा ऊपर वाला कंपाउंड बना है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक तरफ से हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और CH3 CH2OH CH2 CH3 और H2 हमारा निकल जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या है कि H+ भी धीरे धीरे हमारा क्या है, H+ यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से हमारा एक प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग प्रोटीनेशन। ठीक है, तो पहले में हमारा H+ क्या है, H2 ऐड हो रहा था, फिर दूसरा हमारा रीअरेंजमेंट हो रहा था, और तीसरे में हमारा प्रोटीनेशन हो रहा था। इस रिएक्शन की ये मैकेनिज्म है। इसमें ध्यान रखना, मेथड इज सुटेबल फॉर प्राइमरी अल्कोहल। जो ये मेथड हमारा सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ही बनाने पर ही सुटेबल है, अदरवाइज क्या होगा, एल्कीन बनेगी, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग जनरली लेंगे टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हमारे ईथर्स में। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही हमारा मेथड है, जिसको बोलते हैं हम लोग विलियम्स सिंथेसिस। विलियम्स सिंथेसिस में क्या होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक ईथर दोनों को हम लोग बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जब हम लोग RX यानी कि अल्काइल हाइड्राइड को रिएक्ट कराएंगे RONA के साथ, ठीक है, हमारा क्या बनेगा, ROR बनेगा और NaX बनेगा। ठीक है, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शियरी को हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे। दूसरा आता है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन अल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड पर हमारा SN2 रिएक्शन होगा। अब कैसे होता है, अब ये देखते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल, ये एक तरफ से हमारे पास ये सॉल्ट है और ये हमारे पास प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि प्राइमरी अल्काइल को हम लोग इसको लेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी हम लोग नहीं लेंगे। प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, और ये हमारा जो है टर्शियरी होना चाहिए। जो हमारा अल्कोहल, जो हमारा सॉल्ट होगा वो हमारा टर्शियरी होगा। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या है, Br- यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल CH3 हमारा यहाँ से ऑक्टेन होगा, तो यहाँ पर बनेगा NaCr और साथ में बनेगा CH3OC CH3 और CH3। तो ये हमारा फाइनली जाके ईथर बन जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि बेटर रिजल्ट हमारा प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड के साथ ही आता है। अगर हमारे पास ये अल्काइल हाइड्राइड प्राइमरी हमारा प्राइमरी है, तो तभी हमारा रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड लेंगे, तो हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन, हमारा रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कम होने लगेगी। और हमारा अगर टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड को लेंगे तो हमारा क्या होगा, एल्कीन बने रहेगा। तो बस इस पूरी प्रोसेस में ये याद रखना कि यहाँ पर जो हमारा अल्काइल हाइड्राइड है CH3Br, ये सिर्फ प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारा ये रिएक्शन है, CH3 हमारा हो गया टर्शियरी के साथ, तो टर्शियरी के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे NaOCH3 के साथ, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा एल्कीन बन रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या था, ईथर चाहिए था। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारा वो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड होना चाहिए, ना कि हमारा टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड होगा। ठीक है, इसलिए ये फिनॉल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, तो NaBr और OR बन रहा है, ये हमारा एक तरफ से एनिसॉल बन रहा है। वो अगर यहाँ पर CH3 लग जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिसॉल। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और अल्कोहल हमारे एक तरफ से लीस्ट रिएक्टिंग फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, तो ROR हमारा ये ईथर है, इसको जब हम HX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है RX। ठीक है, ये R इसी वाला R और हमारा X मिलके RX बना रहे हो, ROH हमारा अलग से बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा CH5OR है हमारा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर H हमारा रिप्लेस होके O के पास आएगा और RX हमारा अल्काइल हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरह से हमारी रिएक्शन थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ईथर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियम्स सिंथेसिस, और उसमें ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वही हमारे बनते हैं, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड होना चाहिए, टर्शियरी सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी पॉसिबल नहीं होगी और हमारा फाइनली जाके एल्कीन्स बनेगा। तो अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर में हमारा पूरा जो चैप्टर है वो यही था पूरा का पूरा। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इसके बारे में नोट्स लेने के लिए मेरी वेबसाइट chemistry.com में आप विजिट करें। थैंक यू।